नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की कविता मेघ आए के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्रकृति का है वो वर्णन किया है, साथ ही साथ उसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण आप समझते होंगे, मानवीकरण अलंकार है, यानी यहाँ पे जो प्रकृति है उसकी तुलना मानव के साथ की गई है। कंपेयर किया गया है कि मानव की बात हो रही है या प्रकृति की, यानी प्रकृति को मानव की तरफ बताया जा रहा है। तो ये जो कविता है ये बहुत ही सुंदर है और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद ही इसको पढ़ने में एक इंटरेस्ट जागृत होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कविता के जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1927 में हुआ। सर्वेश्वर की जो प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, क्वानो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पे टंगे लोग। कविता के अलावा सर्वेश्वर ने उपन्यास, नाटक, कहानियां भी लिखी हैं। उनकी लड़ाई नामक कहानी पर साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक कविता आपके पाठ में है, आपके बुक में है, क्षितिज में है और उस कविता का नाम है मेघ आए। तो आइए कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कविता कुछ इस प्रकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जैसा कि शुरू में बताया गया है कि जो कवि हैं यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने प्रकृति का अत्यंत ही मार्मिक तरीके से, सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है मेघों की, बादलों की बात हो रही है कि जिस प्रकार एक जो लोग हैं धूप से परेशान है, तड़पती गर्मी से वो परेशान है और वो बारिश का वेट कर रहे हैं। तो बारिश कब आती है? जब मेघ आकर घिर जाते हैं और वो आके अपनी गर्जना करते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार यह मानवीकरण किया गया है कि जिस प्रकार गांव में जब मेहमान आते हैं तो लोग जो है खुश होकर देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि गांव के लोग बहुत खुश होते हैं कि शहर से कोई मेहमान आया है। यहाँ पे एक और चीज या उदाहरण लेकर चल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसकी नई शादी हुई है और जो लड़की है वो गांव की है, उसका जो मम्मी का घर है जिसे पीहर बोलेंगे वो गांव में है, और जो उसका पति है, जो मेहमान है, वो शहर से आया है। तो पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा है, सब उसको देख रहे हैं। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, कि जिस प्रकार मेहमान शहर से गाँव में आते हैं, बड़े बन-ठन के सज-संवर के अच्छे से प्रेज़ेंटेबल बनकर, उसी प्रकार जो मेघ आए हैं, जो बादल आए हैं, वो भी बहुत बन-ठन के सज-संवर के आए हैं। मेघ तो बन-ठन के नहीं आ सकते, मतलब वो भी गाँव में आए हैं। आगे-आगे नाचती गाती बयार चली, बयार यानी हवा। अब यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे कि जब बारिश होने वाली होती है या मौसम सुहावना होता है, तो जब बादल छा रहे होते हैं उससे पहले हवा चलनी शुरू हो जाती है, जिसको आप लोग आंधी भी कहते हो, या कई बार तेज हवाएं भी चलने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मेघों के आने से पहले यानी उसके स्वागत में जो है हवा के साथ ही चलते हैं ना बादल। जो बारिश के बादल होते हैं हवा के साथ चलते हैं। जो हवा है वो आगे नाचती गाती हुई मेघों का स्वागत कर रही है, कि जिस प्रकार शहर से कोई मेहमान आया उसके स्वागत में आगे नाचते गाते हुए लोग चल रहे हैं, उसी प्रकार जो हवा है वो नाचते गाते हुए मेघों का स्वागत कर रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और दरवाजे खिड़कियां क्यों खुलने लगी गली गली? दरवाजे खिड़कियां इसलिए खुलने लगी क्योंकि मेघों को देखने के लिए गली गली में जो खिड़की दरवाजे हैं, लोग उन्हें खोल खोल कर देख रहे हैं। कि जिस प्रकार एक मेहमान जब गांव में प्रस्थान करता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासित होते हैं उसको देखने के लिए, और खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उसको देखते हैं। उसी प्रकार जब मेघ आए हैं तो जो खिड़की दरवाजे हैं लोग गली गली में खोल कर देख रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन अर्थात मेहमान, कि मेहमान जो तुम गांव में आए हो शहर के होते हुए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और आगे चल के कवि फिर कह रहे हैं कि जो मेघ है वो आए हैं और बहुत ही बंठन के सवर के। बहुत ही आसान कविता है, बस यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मेघ है वो मेहमान है
और मेघों की तुलना मेहमान से की गई है। क्लियर है? अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं और अगला पद कुछ इस प्रकार है। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मेघ जो है वो बन ठन कर आए हैं, सच समझ कर आए हैं, तो उधर जो आंधी है वो चलने लगी। मैंने पहले भी बताया कि बारिश के होने से पहले, मेघों के आने से पहले जो है हवा चलती है, आंधी चलती है। तो जो है आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली जिसकी वजह से जो पेड़ है वो हवा की वजह से इतनी तेज आंधी है कि जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं, और ऐसे लग रहा है गर्दन उचकाए कि वो झुक कर मेघों का स्वागत कर रहे हैं और गर्दन उचकाकर उनको देख रहे हैं, कि गर्दन उठाकर उनको देख रहे हैं। जैसे घर में गांव में कोई व्यक्ति आता है या मेहमान आता है, तो उसके स्वागत में लोग, जो मेहमान है या जवाई है जो पहली बार आया है, और उसके स्वागत में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो उनका स्वागत करते, वेलकम करते। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जो पेड़ है वो घर के बुजुर्ग हैं, वो प्रकृति के बुजुर्ग हैं, और वो मेघों का स्वागत कर रहे हैं। आंधी चली धूल भाग गई घाघरा उठाए। और आंधी चलने की वजह से मिट्टी उड़ने लगी है, और वो मिट्टी का मानवीकरण कैसे किया गया है कि ऐसे लग रहा है कि गांव की कोई नवयुवक लड़की मानो घाघरा उठाकर भागे जा रही है गांव की तरफ, मैसेज देने के लिए कि जिन मेहमान का हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो मेहमान आ गए हैं। यानी यहाँ पे फिर मानवीकरण, यानी पूरे इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी चितवन अर्थात तिरछी नजर से, और जो नदी थी ऐसे लगा कि वो कुछ समय के लिए ठहर गई हो और तिरछी नजर से उन मेघों को देख रही हो। जैसे कोई अन्य पुरुष है या गांव का कोई अन्य सदस्य है जो उस मेहमान को नहीं जानता कि कौन है क्या, तो वो कुछ समय के लिए रुककर उसको पहचानने की कोशिश करता है और तिरछी निगाहों से देखता है। उसी प्रकार नदी मानो रुक कर, कुछ ठिठक कर अपनी तिरछी निगाहों से उन मेघों को देख रही है। और देखने में क्या हो रहा है कि उसका घूंघट भी, जो उसने सर पे अपने पल्ला रख रखा है, वो भी कुछ सरक गया है, पीछे हो गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। और जो मेघ है वो आए हैं बहुत ही ज्यादा बन ठन के सवर के। तीसरा पद हम पढ़ेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार जो उस जगह का या उस गांव का दामाद जो है पहली बार गांव में आया है या काफ़ी दिनों बाद गांव में आया है या उसकी रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पे जो बूढ़ा इंसान होगा, जो घर का बड़ा सदस्य होगा, वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो उसका वेलकम करेगा। जुहार का मतलब होता है नज़र उतारना। तो यहाँ पे भी उसी अर्थ में बोला गया है कि जो बूढ़ा पीपल है उसने आगे बढ़कर, कि जिस प्रकार घर का बुजुर्ग सदस्य आकर वेलकम करता है किसी नए मेहमान का, उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने उन मेघों का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओठ हो की वार की। और आगे जो लता है, यानी लता को यहाँ पे उस मेघ की पत्नी के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि जो मेघ है यहाँ दामाद है, और जो लता है वो उसकी पत्नी है, जिसको लेने वो काफ़ी समय बाद आया है। तो वो जो उसकी पत्नी है, यानी जो वो लता है, वो कुछ बोलती है। बोली यानी बोलना, अकुलाई यानी व्याकुल, परेशान, लज्जित होती हुई। लता यानी उसकी पत्नी, ओट यानी छिप कर, किवार की यानी दरवाजे की पीछे छिप कर वो मेघों से कहती है, यानी अपने पति से कहती है कि बरस बाद, की सालों बाद, सुधीली नहीं, कि तुम्हें सालों बाद मेरी याद आई, कि तुमने मुझे इतने सालों बाद याद किया। वो शर्माती हुई, लजाती हुई मेघों से कहती है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और गांव का जो तालाब है वो मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया। यानी इसका दूसरा आशय ये लिया जा सकता है कि वर्षा का समय है और मेघ आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का जो पुराना वृक्ष है वो ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। प्यासी लताएं पानी बरसने की आशा से खुश हैं, और तालाब का पानी भी आल लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति प्रसन्न है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है इस कविता को पढ़ते समय, कि जब मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे मनुष्य को नहीं भूलेंगे, यानी जो मानवीकरण जिनके साथ किया गया उसको नहीं भूलेंगे। और जब मनुष्यों की बात हो रही है तो आप प्रकृति को नहीं भूलेंगे। आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तभी आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मनुष्यों के माध्यम से, मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति को समझाने की कोशिश की है, कि जिस प्रकार इंसान है जो चीज़ों को फेस करता है, उसी प्रकार प्रकृति भी उन चीज़ों को फेस करती है। तो इसलिए प्रकृति के स्वरूप को समझाने के लिए यहाँ पे
कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। चौथा पद कुछ इस प्रकार है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज अर्थात यहाँ जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अटारी यानी पक्की इमारत, गहराई यानी छा जाना, दामिनी यानी बिजली, दमकी यानी चमकना। कभी कहता है कि आकाश में बादल इस तरह फैल गए, सघन हो गए, छा गए, जैसे अतिथि के आगमन पर, जिस प्रकार किसी मेहमान के आने पर अटारी पर लोगों का जमघट लग जाता। अटारी पर लोगों का जमघट लगना कि अब तो चलो फ्लैट का सिस्टम हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं किसके घर कौन आ रहा है। लोगों को यही नहीं पता हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है, नीचे वाले फ्लोर पे कौन है। यहाँ बात हो रही है गाँव की, ग्रामीण समाज की, कि जहाँ पर अगर किसी के घर कोई मेहमान आता है तो पूरे गाँव को मालूम होता है और वो उसकी प्रतीक्षा में कि कब और किस समय आना है, उसकी प्रतीक्षा में पहले से ही मकानों पर चढ़कर उसका प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे ग्रामीण समाज की बात हो रही है कि ये वाक्य आज के समय में बिल्कुल भी एकदम उचित नहीं ठहरता है। तो ये ग्रामीण समाज की पुराने समय की बात हो रही है कि आकाश में बादल इस तरह छा गए जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों की भीड़ लग गई हो। बिजली दमक उठी है, ओ बादलों क्षमा करो, कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि हमें बादलों माफ कर दो, हमें अभी भ्रम था कि तुम कभी बरसों ही गी नहीं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। बांध टूटा यानी सब्र का बांध जो था अब वो टूट चुका है। तुमने बरसकर हमारे बांध को तोड़ दिया है, तुमने हमारे दिल को शांति प्रदान कर दी। हमें वहम था कि तुम बरसोगे नहीं, पर तुम बरस पड़े। झरझर की आवाज में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा। धराधर वर्षा के रूप में मिलन के आंसू ढुलक चले। इस प्रकार वर्षा के बादल सच समझकर आकाश में छा गए। आशय यह है कि आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा, यानी चारों तरफ बादल ही बादल है। अब वे धराधर बरस पड़े हैं और अब वो लगातार बरसे जा रहे हैं और अब वो रुक नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार ये कविता है। ये कविता अत्यंत ही सरल कविता है, बहुत आसान है। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, ग्रामीण चलचित्र को उजागर किया गया है, आसानी से समझ आए इसलिए कवि प्रकृति को इंसानों के साथ उसकी तुलना की गई है। लेकिन आपको दोनों अर्थों को नहीं भूलना है, दोनों अर्थों को समझ के चलना है कि कवि जो है किस संदर्भ में बात कर रहा है। आशा है आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ इस कविता के प्रश्नोत्तरों की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में अवेलेबल है, मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।